नमस्कार। आज मैं कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ। ज्ञान बहुत सारा है फेसबुक पर, आजकल तो बरस रहा है ज्ञान। तो बहुत सारा ज्ञान आपको मिल गया होगा। लगभग सारे प्रकाशक जो हैं वो ज्ञान दे रहे हैं। हमारे जैसे लेखक रोज आके ज्ञान दे देते हैं, पत्रकार ज्ञान दे रहे हैं, सब ज्ञान दे रहे हैं। और खाली बैठा आदमी करेगा, जिसके पास जो होगा वो देगा, तो ज्ञान ही दे रहे हैं। तो आज मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें, दो तीन बातें करने आया हूँ जो सोशल मीडिया पे मैं लगातार देख रहा हूँ। और देखिए, मेरी जो मित्र सूची है उसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे, समझदार और गैर सांप्रदायिक सेक्युलर लोग, इस तरह के लोग हैं। तो उनसे बात कर रहा हूँ। मैं जब संबोधित हूँ तो मैं उनको संबोधित हूँ। मैं किसी भक्त को, किसी लीगी को, किसी संघी को इस समय कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कोरोना वायरस के लिए हाथ साफ करने वाली बात लगातार आ रही है और हम सब हाथ साफ कर रहे हैं। जो दिन में 2 बार साबुन से हाथ धुलते थे वो 10 बार धुल रहे हैं। हम बहुत सारा सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो मन लगातार गंदा होता जा रहा है, इसका मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या इलाज होगा। आप देखिए कि लोग लगातार परेशान हैं। हम सब जानते हैं कि एक बड़ी आबादी है जो लगातार परेशान है, जिसके पास राशन नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं हैं, दवा नहीं है। लोग लिख रहे हैं और लोग मदद कर रहे हैं। हमने भी थोड़ी बहुत कोशिश की, आप में से भी बहुत सारे, लगभग ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की होगी। किसी ने पैसा दिया होगा, किसी ने सीधे जाके फील्ड में काम किया होगा। इस तरह कोशिशें लगातार की गई होंगी। लेकिन यार, ज़रूरी ये है कि सरकारें ये काम करें। मैं जो देख पा रहा हूँ, थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र पढ़ी है मैंने, गांव में रहा हूँ, कस्बे में रहा हूँ, छोटे शहर में रहा हूँ, इस समय मेट्रो में रहता हूँ। तो जितना समाज देखा है मैंने, ये संभव नहीं है कि जनता बहुत ज़्यादा समय तक, जनता के लोग मदद करते रह सके। सरकार के ऊपर दबाव बनाना बनाना बहुत ज़रूरी है। और दबाव बनाने का ये है कि कोई कुछ कहने जाए तो उसको तुरंत आप फलां विरोधी, फलां समर्थक, कांग्रेसी, भाजपाई, फलां ढिमका सब कर दीजिए। भाई, एक सीधी बात बताइए कि हम सबको पता है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक ऐसी स्थितियां रहेंगी जिन स्थितियों में बहुत सारे लोगों की सहायता किए जाने की आवश्यकता होगी। और मान के चलिए, इस बार यह आवश्यकता केवल गरीब लोगों तक नहीं सीमित रहेगी, बल्कि उन लोगों तक भी यह आवश्यकता जाएगी जो लोग ऐसी नीतियों के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। जो लोग ये कहते रहे हैं कि जिनके पास पैसा है वो खरीदें और सिर्फ उनको ये अधिकार है कि वो सुविधाएं उठाएं, उन लोगों की भी स्थितियां ऐसी होने जा रही हैं। नौकरियां ख़त्म होने जा रही हैं। मैं जानता हूं कि तमाम सारे सेक्टर्स में सैलरी कट लग रहा है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार जो फ्लरिशिंग थे, होटल्स और बाकी बिजनेस, उनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है और लंबे समय तक उसके फिर से उभरने का कोई चांस नहीं है। तो इन सारे लोगों को सरकार की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी एक सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, स्थानीय सरकार की भी। तो ऐसे में ये जो अंधभक्ति और अंध समर्थन वाला मामला है, या फिर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने का मामला है, इससे बाहर निकल के हमें बहुत ईमानदारी से ये कहना शुरू करना पड़ेगा कि भाई, सरकार का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है। सरकार को हम टैक्स देते हैं, हम सब टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स दें, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दें। सरकार को हम चुनते हैं, चाहे हम उनके पक्ष में वोट दें या विपक्ष में वोट दें, लेकिन सरकार को जनता चुनती है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मुश्किल वक्त पे वो अपनी नीतियां बदले और नीतियां बदलकर वो आम जनता के पक्ष में अपनी नीतियां बनाए। जो एक ये वर्टिकल डेवलपमेंट का मामला है कि कुछ मेट्रोज और कुछ बड़े शहर ऐसे होंगे जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ रोजगार के सारे साधन होंगे, जहाँ सारी सुविधाएं होंगी। और इसके अलावा जो गांव है और जो छोटे शहर हैं हमारे, वो सिर्फ लेबर सप्लायर का काम करेंगे। वो क्लर्क भी सप्लाई करेंगे, वो नौकर भी सप्लाई करेंगे, वो गार्डनर भी सप्लाई करेंगे, वो मैकेनिक भी सप्लाई करेंगे, और वो ऊंची पोस्ट पे मैनेजर्स भी सप्लाई करेंगे। और ये सारे के सारे लोग आकर रहेंगे कहाँ? मेट्रो में। छोटे शहर एकदम से इकोनॉमिकली अनवायबल, नॉन वायबल यूनिट्स में बदल दिए जाएंगे, जहां ना इंडस्ट्री होगी, ना रोजगार होगा, ना एम्प्लॉयमेंट, ना रोजगार होगा, ना कोई उत्पादन होगा, और ना ही कोई ऐसी ऐसी सुविधाएं होंगी कि लोग वहां आके बसें।
ये जो हमारी हालत है जिसमें स्वास्थ्य पर हमारी स्पेंडिंग 1% के आसपास रह गई है, एजुकेशन पे हमारी स्पेंडिंग 1.5% के आसपास रह गई है, अब ये हालत बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली। अगर ये ऐसा चलता रहेगा तो आप मान के चलिए कि आप चाहे कितना भी भोजन करा लें, आप चाहे अपनी पूरी तनख्वाह की आधी तनख्वाह उठाकर आप इन सारे मदों में डाल दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि सारे परेशान लोगों की आप मदद कर सकें। जो लोग मदद कर रहे थे, मैं जानता हूं मेरे कई दोस्त हैं, वो खुद परेशानी में आ चुके हैं। जिस आदमी को मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, अचानक उसकी तनख्वाह अगर 35,000 40,000 हो जाएगी तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो 20,000 25,000 के मकान के किराए के मकान में रहता है, या किस्त देता है, गाड़ियों के किस्त देता है, बच्चों की एजुकेशन है, अगर ये सारा कुछ उसको करना पड़ेगा उस तनख्वाह में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो किसी और की मदद क्या करेगा? और आप देखिए, प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट ने सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई, लेकिन प्राइवेट स्कूल किसी तरह की कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार ने सस्ती और मुफ्त ज़मीनें उपलब्ध कराई, जो 5 स्टार हमारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, लेकिन वो मुफ्त में जांच तक करने को तैयार नहीं है। उन्होंने करोड़ों कमा लिए, लाखों का अरबों कमा लिए, लेकिन वो उसका एक हिस्सा भी गंवाने को तैयार नहीं है। बल्कि चूंकि उनका बिजनेस खत्म हो रहा है, तो अपने यहाँ कम हो रहा है, तो वो अपने यहाँ के स्टाफ की सैलरी भी काट रहे हैं। तो ये जो हमने जनता के पैसे से, जनता के संसाधनों पर ये जो हमने पाले थे, 5 स्टार स्कूल्स, 5 स्टार हॉस्पिटल्स, 5 स्टार इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज संकट के समय में गायब है। इन्होंने लाभ कमाया, आगे भी लाभ कमाएंगे, लेकिन आज जब जनता को कुछ वापस करने का मौका आया है तो ये गायब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर से हम कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो संकट के समय में जनता के लिए खड़ा होगा। ऐसे में क्या रास्ता बचता है? ऐसे में रास्ता बचता है कि गवर्नमेंट ऐसी नीतियां बनाए कि जो मजदूर लौट के अपने इलाकों में चले गए हैं उनको वहां पर ही नौकरी मिले, जो लोग परेशान हैं उनको कुछ दिनों तक सपोर्ट किया जाए और फिर रोजगार के नए साधन विकसित किए जाएं। एक बड़ा काम जो हो सकता है कि छोटे इलाकों में, गांवों में, कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मास स्केल पे काम शुरू किया जाए। एक तरफ उससे रोजगार पैदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ वो उन इलाकों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वो व्यापार के लायक और वो जनता को सपोर्ट करने लायक बनेंगे, जिससे जनता वहां रह सके। क्योंकि अगर आप सारी सुविधाएं कुछ एक शहरों में लाकर रख देंगे और बाकी शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, तो वो शहर कभी भी इतनी ज्यादा जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अब इसको विकेंद्रित कर देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे कि छोटे शहर, मझोले शहर और कस्बों में भी रोजगार के साधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य उपलब्ध हो, तो आप यकीन जानिए कि एक तरफ तो उन जगहों से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उसके चलते मेट्रोज पर दबाव कम पड़ेगा, दूसरी तरफ मेट्रोज पर जब दबाव कम पड़ेगा, मेट्रोज में कम जनसंख्या अगर होगी, तो उसको सपोर्ट कर पाना, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा पाना सरकार के लिए आसान होगा। और रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, तो सरकार का टैक्स बेस भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। अगर 10 साल तक, अगले 10 सालों तक पूरा ध्यान छोटे और मझोले शहरों और कस्बों में, मैं अभी गांव को कह रहा हूं, छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने में अगर ये समय लगाया जाए, तो यकीन जानिए 10 साल बाद भारत एक ऐसे देश में तब्दील होगा जहां केवल कुछ डेवलप्ड मेट्रोज नहीं है, जहां ऐसा नहीं है कि आदमी बीमार पड़े तो लेके किसी को भागना पड़े बड़े शहर में, जहां ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़े तो उससे रोज कहा जाए कि भैया दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, यहां तो कोई रोजगार नहीं है। आदमी जहां है वहां उसको रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि अगली महामारी कभी आती है तो उसका मुकाबला थोड़ा आसान हो जाएगा। आप सोचिए अभी क्या हालत है। अभी हालत यह है कि हमारे ज्यादातर स्टेट्स के ज्यादातर कस्बों में ऐसे हॉस्पिटल ही नहीं है जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा हो, जहां पर जांच की सुविधा हो। ऐसे में जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इससे पीड़ित भी होंगे उनके लिए जांच कराना ही बहुत मुश्किल होगा। आपने आज देखा, एक दिलीप खान ने एक रिपोर्ट पूरी पब्लिश की है, वहां स्थिति यह है कि क्वारंटीन सेंटर में मतलब कोई भी सुविधाएं नहीं है, जांच हो रही है, हफ्ते हफ्ते भर तक रिपोर्ट नहीं आ रही है, गंदगी है, खाने को नहीं मिल रहा है।
ये सब किस लिए है? क्योंकि कभी हमने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कभी जनता के पक्ष में बनाया ही नहीं। लंबे समय से हमारी नीति ये रही है कि स्वास्थ्य की जो सारी की सारी सुविधा है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, और जिनके पास पैसा हो वो इलाज कराए, जिनके पास पैसा नहीं हो वो गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस से बीमार होने वाले बच्चों की तरह मर जाए। तो इस बार ये उल्टा हो गया। इस बार ये रोग ऐसा आया कि जो पैसे वाले हैं उनके पास पहले आया, हवाई जहाज में चढ़ के आया और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घुस गया और सबसे पहले उनको परेशान किया। तो इतनी बड़ी खबर बन गई, इतना तमाशा बन गया, और ये समझ में आया कि जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स थे जिनमें वो जाके लाखों खर्च करते थे, वो ऐसे समय में उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा कुछ मैंने कल जो लेख लिखा था उस लेख में भी लिखा था। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि थोड़ा सा राजनीति को इस बहुत निचले स्तर पर ले जाके कि सरकार के समर्थन में फला नेता के समर्थन में, फला नेता के विरोध में, राहुल के समर्थन में तो मोदी जी के विरोध में, मोदी जी के समर्थन में तो राहुल के विरोध में, अगर हम इसको जरा छोड़ दें और छोड़कर ये सोचें कि जनता के समर्थन में क्या होगा, वो नीतियां कौन सी होंगी जो व्यापक जनता के पक्ष में होंगी, जो भविष्य में इस तरह की महामारी आने पर उसको रोकने में मददगार होंगी, और इस महामारी के चलते जो संकट पैदा होने वाला है आर्थिक और सामाजिक, उससे मुकाबला कर सकेंगी। अगर हम ये सारे नागरिक सोचें इस तरह की नीतियों पर, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पर बाकायदा लिखकर, समझकर, बोलकर दबाव बनाएं, तो यकीन जानिए वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव काम होगा। ये क्षुद्र राजनीति इतनी बढ़ गई है इस देश में कि कोई भी बात आप करिए उसको या तो एक पार्टी के समर्थन में कह दिया जाता है या दूसरी पार्टी के विरोध में कह दिया जाता है। ये कोई सोचने को तैयार ही नहीं होता है कि हिंदुस्तान के जो इस समय हालात हैं, उन हालात की बेहतरी के लिए कोई बात करना किसी एक पार्टी के समर्थन या विरोध में बात करने का मामला नहीं है। बाकी हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, सिख, ठाकुर साहब, पंडित जी, दलित, ये तो है ही, करते रहिए, मजे कीजिए। ये सब तो लगातार इस देश में चल ही रहा है। इसके लिए तो मतलब न मेरे कहने से रुकने वाला है ना आपके कहने से रुकने वाला है। लेकिन भैया रोजगार बहुत बड़ी चीज है। अगर रोजगार नहीं होगा, अगर लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे, तो लोग तो बर्बाद होंगे ही। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी बर्बाद हो जाएंगी, चाहे वो कितना भी प्रोडक्शन कर दें, लेकिन अगर लोग उसको खरीदेंगे नहीं तो डिमांड सप्लाई, हम सब ने पढ़ी है, डिमांड सप्लाई का इक्वेशन ऐसा गड़बड़ाएगा, मंदी के जाल में हम ऐसे फंसेंगे कि हमारा सारा जो इस समय का हिंदू मुसलमान है वो सब निकल जाएगा, और हम सब एक बर्बादी की तरफ लगातार बढ़ते जाएंगे। इसको रोकने के लिए मेरी अपील है कि आर्थिक वाला जो पक्ष है, जो सामाजिक वाला पक्ष है, उस पर लगातार सोचना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। कुछ दिनों के लिए क्षुद्र राजनीति छोड़िए और सरकारों पर, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उस पर यह दबाव बनाइए कि सबसे पहले जो लोग परेशान हैं उनको रोटी पहुंचाने की जिम्मेदारी, राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, पहुंचाइए। दूसरी बात, जब ये कोरोना का संकट खत्म होता है तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कीजिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। छोटे शहर और कस्बे भी रहने लायक बन सकें। लोग अपने बच्चों को पढ़ाकर दिल्ली और बंबई में भटकने के लिए ना भेजें, बल्कि अपने ही शहर, अपने ही गांव में उनको रोजगार मिले और वो वहां पर रह सकें। बहुत शुक्रिया। ये ऐसे ही कुछ फुटकर फुटकर बातें मन में आई तो कर ली आपसे। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।